हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 8 का संबंध 11 के साथ में और 14 का संबंध 23 के साथ में, उसी प्रकार से 19 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 8 से यहाँ पर 11 कैसे बना है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 14 से यहाँ पर 23 कैसे बना है। और उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 19 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 8 से यहाँ पर 11 कैसे बना है। तो मेरे भाई 8 से यहाँ पर 11 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले तो इस 8 का किया गया है 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 8 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 दूना के 16। और 16 से 11 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई 16 से 11 बनाने के लिए क्या किया गया है, 16 में से -5 किया गया है। तो 16 में से -5 करेंगे तो बच जाएगा कितना, 11। और ध्यान से देखिए 11 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 14 से यहाँ पर 23 इसी प्रकार से बना है क्या। तो 14 से 23 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 14 का हम करेंगे 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 14 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 14 दुआ के 28। और इस 28 में से भी हम क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। तो 28 में से -5 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 23। और ध्यान से देखिए 23 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि यहाँ पर 19 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई 19 से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे कैसे। सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से सभी का 2 गुना किया गया है उसी प्रकार से इस 19 का हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 19 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 19 दुआ के 38। और मेरे भाई सभी में से -5 किया गया है तो 38 में से भी क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। तो 38 में से -5 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 33। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 33। अब हमें देखना है कि 33 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर 33 हमें दिया गया है ऑप्शन एक के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए
जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि मेरे भाई इस प्रश्न के अंदर आपके सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। और याद रखना आपके एग्जाम में इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर दोगे। मेरे भाई ट्रिक क्या है तो देखिए, यहाँ पर देखिए आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपको ऐसी आकृति दिखाई दे, मेरे भाई याद रखना ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि इस तरह की आकृति इस बड़ी वाली आकृति में कितनी दिखाई दे रही है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए हम कलर से आपको एक एक आकृति को दिखाएंगे। ध्यान से देखिए, ये है पहली आकृति, बोलो बन रही है। तो हाँ सर ऐसी आकृति बन रही है, तो एक आकृति तो हो जाएगी ये। इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम कलर चेंज करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ध्यान से देखना, दूसरी आकृति यहाँ पर ये वाली बन रही है, बोलो बन रही है। तो हाँ सर बिल्कुल बन रही है। कितनी आकृति हो गई मेरे भाई, यहाँ पर ऐसी, यानी कि ध्यान से देखिए ऐसी बड़ी वाली आकृति में 2 आकृति बन रही है। तो एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 होते हैं। तो 2 को हम क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 8 दूना के 16। अब इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए सिंगल फलक के कुछ त्रिभुज बन रही हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, एक त्रिभुज बन रहा है ये, दूसरा त्रिभुज बन रहा है ये, तीसरा त्रिभुज बन रहा है ये और चौथा त्रिभुज बन रहा है ये, यानी कि 4 त्रिभुज ये बन गए। तो 16 के अंदर हम क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। इसी प्रकार से मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम आपको और समझा देते हैं इसको हटा के, क्या इनके अलावा कोई और त्रिभुज बन रहे हैं। तो हाँ मेरे भाई 2 त्रिभुज और बनेंगे, यानी कि मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यानी कि ऐसी आकृतियां इस टाइप की दोनों आकृतियों को मिलाकर भी त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज तो इन दोनों आकृतियों को मिलाकर ये वाला बन रहा है। तो हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। इसी प्रकार से इसके जस्ट नीचे एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। इसको ध्यान से देखना, कितने त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज हो गए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसके अंदर हम क्या कर देंगे, +2 और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है। तो नहीं सर, इस आकृति के अंदर इन सभी के अलावा कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। अब इन सभी को हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 16 और 4 कितना हो जाएगा, तो 16 और 4 हो जाएगा 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, यानी कि 20 और 2 मिलकर बन जाएगा 22। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल 22 त्रिभुज हैं, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 9 का संबंध है 121 के साथ में, उसी प्रकार से 7 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 9 से यहाँ पर 121 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 9 से यहाँ पर 121 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 9 के अंदर किया गया है +2। तो यहाँ पर देखिए 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11 और यहाँ पर देखिए 11 से 121 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, इस 11 का किया गया है स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 11 का स्क्वायर होता है 121। और ध्यान से देखिए 121 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 7 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर यहाँ पर हम आसानी से बता सकते हैं कि 7 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सबसे पहले तो इस 7 के अंदर हम करेंगे +2। तो यहाँ पर देखिए 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9 और इस 9 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो मेरे भाई आपको पता है 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 81। और ध्यान से देखिए 81 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यदि मेरे भाई आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। और देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 102, 102 के बाद में दिया गया है 99, 99 के बाद में दिया गया है 104, 104 के बाद में दिया गया है 97, 97 के बाद में दिया गया है 106 और 106 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। और सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप जब भी सोल्व करो उससे पहले आप एक पॉइंट को जरूर याद रखना, जब भी आपको सीरीज के अंदर संख्या पहले बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी इस क्रम में दी जाए उस सीरीज को आपको हमेशा सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर है। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज के अंदर हमें संख्या सबसे पहले 102 दिया गया है यानी कि बड़ी संख्या है। फिर देखिए 102 के बाद में दिया गया है 99, 99 छोटी संख्या है। फिर 99 के बाद में 104 दिया गया है जो कि बड़ी संख्या है।
फिर दिया गया है 97 जो कि छोटी संख्या है। यानी कि सीरीज को हम सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर है। कैसे सोल्व करेंगे तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 102, 102 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो बन रहा है 104 है। अब 102 से 104 कैसे बनेगा तो ध्यान से देखिए, यदि हम 102 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 102 और 2 मिलकर बन जाएगा 104 है। फिर देखिए 104 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो बन रहा है 106। अब 104 से 106 कैसे बनेगा तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 104 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 104 और 2 मिलकर बन जाएगा 106। अब इसी प्रकार से यदि हम 106 से एक संख्या छोड़कर आगे चलें तो मेरे भाई उससे पहले यानी कि 106 से पहले क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह, और उसके बाद में यदि हम 106 से अगली संख्या निकालेंगे तो प्रश्न चिन्ह से अगली संख्या ज्ञात होगी जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए केवल प्रश्न चिन्ह वाली संख्या। लेकिन यदि हम अगली संख्या भी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए 102 से बना 104 कैसे बना +2 करने से, 104 से 106 बना कैसे +2 करने से। अब 106 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई 106 के अंदर भी क्या कर देंगे +2 कर देंगे तो 106 और 2 मिलकर बन जाएगा 108। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह से अगली संख्या ज्ञात होगी जो कि 108 है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो जो सीरीज छूट गया उसको सोल्व करेंगे जिससे हमें प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात हो जाएगी। मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर देखिए सीरीज छूट गया, यहाँ पर देखिए क्या है 99, 99 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना बन रहा है 97। तो 99 से 97 कैसे बनेगा तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 99 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 97। अब 97 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मेरे भाई देखिए 99 से 97 कैसे बना -2 करने से। तो 97 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे तो मेरे भाई 97 से हम क्या कर देंगे -2 कर देंगे। तो 97 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 95। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 95। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 95 दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी निश्चित कूट भाषा में DRIVE को ESJWF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में FIGHT को क्या लिखा जाएगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि DRIVE को यहाँ पर ESJWF कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि FIGHT को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, यदि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर अच्छे से आते हैं तो मेरे भाई इस प्रश्न को आप देखते ही सोल्व कर लोगे। कैसे, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको बोला गया है कि DRIVE इसको क्या लिखा गया है तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको लिखा गया है ES, उसके बाद में है J, फिर क्या है W और W के बाद में है F। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर अच्छे से आते हैं
तो डी से अगला लेटर आता है ई, और यहाँ पर देखिए डी से अगला लेटर लिखा गया है ई। फिर देखिए डी के बाद में है आर, आर से जस्ट अगला लेटर आता है एस, और यहाँ पर लिखा गया है एस। फिर देखिए यहाँ पर है आर के बाद में आई, आई से जस्ट अगला लेटर आता है जे, और यहाँ पर लिखा गया है जे। फिर देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आई के बाद में वी, वी से जस्ट अगला लेटर आता है डब्ल्यू, यहाँ पर लिखा गया है डब्ल्यू। इसी प्रकार से वी के बाद में है ई, ई से जस्ट अगला लेटर आता है एफ, और यहाँ पर लिखा गया है एफ। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यानी कि यहाँ पर ये जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी से जस्ट अगले अल्फाबेट लेटर यहाँ पर लिखे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि FIGHT को क्या लिखा जाएगा। तो हाँ सर, हम बिल्कुल बता सकते हैं कि FIGHT को क्या लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे मेरे भाई, इन सभी अल्फाबेट लेटर से जस्ट अगले आने वाले अल्फाबेट लेटर को हमें ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर पहला लेटर है एफ, एफ से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है, तो एफ से जस्ट आगे आता है जी, तो यहाँ पर हम भरेंगे सबसे पहले जी। फिर क्या है, एफ के बाद में है आई, आई से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है, तो मेरे भाई आई से जस्ट अगला लेटर आता है जे, तो यहाँ पर हम भरेंगे जे। फिर क्या है मेरे भाई, आई के बाद में है जी, जी से अगला लेटर कौन सा आता है, तो जी से जस्ट अगला लेटर आता है एच, तो यहाँ पर हम भरेंगे एच। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से आगे देखिए फिर क्या है एच, एच से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है, एच से जस्ट अगला लेटर आता है आई, तो यहाँ पर हम भर देंगे आई। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट में क्या है टी, टी से जस्ट अगला लेटर कौन सा आता है, तो मेरे भाई टी से जस्ट अगला लेटर आता है यू, तो यहाँ पर हम भर देंगे यू। यानी कि FIGHT इसको लिखा जाएगा GJHI यू। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हाँ सर GJHI यू ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 1911 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1923 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1913 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1941 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर
क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है जमुना नदी के नाम से। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भार की एसआई इकाई निम्न में से किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर भी पूछा गया था, और यही प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भार की एसआई इकाई निम्न में से किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। ठीक है, तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। ठीक है, तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो मेरे भाई जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल राज्य के साथ, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य के साथ, और ऑप्शन डी है तेलंगाना राज्य के साथ। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य के साथ में नहीं लगती है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, और ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाया जाता है? ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
वलियार बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है केरल राज्य में और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वलियार बांध भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? ऑप्शन ए असम राज्य, ऑप्शन बी है सिक्किम राज्य, ऑप्शन सी है उड़ीसा राज्य और ऑप्शन डी है बिहार राज्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सिक्किम राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। और मेरे भाई ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। आप सभी को बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है तुंगभद्रा नदी और ऑप्शन डी है पेरियार नदी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। और मेरे भाई 90% स्टूडेंट इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर कंफ्यूज होते हैं। कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मेरे भाई यदि आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो याद रखना दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ठीक है मेरे भाई, किस नदी को? कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, और दक्षिण की गंगा आपसे पूछे कि दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है तो आपका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी को। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ये दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से मैटूर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन बी है कावेरी नदी पर है, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी पर है और ऑप्शन डी है महानदी पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मैटूर बांध बना हुआ है कावेरी नदी पर है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन डी है
इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। और मेरे भाई इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए आउटो ग्रंथि, ऑप्शन बी है अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन सी है अधिवक्र ग्रंथि और ऑप्शन डी है पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग सभी क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी पहली बार के अंदर सिलेक्शन लेना चाहता है रेलवे ग्रुप डी के अंदर तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि झेलम नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन बी है यकृत ग्रंथि, ऑप्शन सी है अग्नाशय ग्रंथि और ऑप्शन डी है प्लीहा ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए पिछले क्लास के अंदर हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था। क्वेश्चन पूछा था हमने कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। ठीक है, इसी के साथ में देखिए एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो मेरे भाई देखिए आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का।
ठीक है, तो मेरे भाई इन दोनों क्वेश्चनों को भी आप जरूर याद रखना। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।